Hello everyone, this is video number 4 of chapter 3 Geography, class 8. Chapter name is Mineral and Power Resources. इस चैप्टर पे हमने 3 वीडियोस और की है, वीडियो 1, 2 एंड 3. उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. सो आगे कंटिन्यू करते हैं. आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. बहुत सारे डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं नॉन कन्वेंशनल में, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी. बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं उनकी हमें क्यों नीड होती है? हमें नीड इसलिए होती है, हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो डे बाय डे अगर हम देखें तो उसका शॉर्टेज होता जा रहा है, क्योंकि जो यूज़ है उसका वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो उसी वजह से हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव भी देखना पड़ेगा. तो वो ऑल्टरनेटिव कौन से होते हैं? वो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो एक तरह से हमारे ऑल्टरनेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं हम. विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इसी तरह से डिफरेंट टाइडल एनर्जी हो गया. ये सारी चीज़ें जो होती है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज द रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्टेड. तो ये एक एस्टिमेट लगाया गया, अनुमान लगाया गया है कि अगर हम प्रेजेंट रेट के अकॉर्डिंग ही जिस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं इन फॉसिल फ्यूल्स को, अगर उसी तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा जो रिज़र्व है यानी हमारे पास जो इसका प्रोडक्शन जो होता है वो डे बाय डे क्या होता जाएगा, एक तरह से ख़त्म होता जाएगा. और एक दिन ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल भी हमारे पास नहीं होगा. सो मोर ओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं ये सारे फॉसिल फ्यूल्स. देयरफॉर there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy which are renewable. तो इसी वजह से हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं उनको यूज़ करना ज़रूरी है. और ये सारे जो सोर्सेज होते हैं जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी हो गए, ये सारे रीन्यूएबल होते हैं. इससे एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म नहीं हो पाता. अब यहाँ पे सोलर एनर्जी है. सोलर एनर्जी, sun's heat and light energy can be felt by using every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. तो जो सोलर एनर्जी होती है उसकी हेल्प से क्या हो पाता है, हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? जो सोलर प्लांट सेटअप होते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर भी गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं सोलर पैनल्स गिवन है. इनके अंदर जो सनरेज होते हैं उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. अब यहाँ पे हम देखते हैं सोलर एनर्जी में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. इनएग्जॉस्टेबल है, नॉन पॉल्यूशन है, यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी. इनएग्जॉस्टेबल यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है सोलर एनर्जी. सनरेज जो है कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगी और पॉल्यूशन भी नहीं करती. एक्सपेंसिव होते हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक है यानी कि एक नेगेटिव पॉइंट है. बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इन पैनल्स को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं. डिफ्यूज़ सोर्स एंड सो गेट वेस्टेज. अगर इसको डिफ्यूज़ कर दिया गया तो जो एनर्जी होती है इसके अंदर वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी. तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है सोलर एनर्जी का. इसी तरह से विंड एनर्जी हम देखते हैं. विंड एनर्जी में एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? विंड एनर्जी का फर्स्ट जो आपका एडवांटेज है वो है नॉन पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन फ्री होता है. कॉस्ट जो होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है. एक बार सेटअप हो गया तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी टाइम तक उसके अंदर सेव हो पाएगी. सेफ होता है और क्लीन होता है, यानी कि एनवायरनमेंट को कोई पॉल्यूशन नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है और क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा होता है. नॉइज़ पॉल्यूशन करता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है. विंडमिल्स जो होती है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है और डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस एंड हार्मफुल टू बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है. और टीवी और जो रेडियो होते हैं उनके जो रेस वगैरह होती है, जिसका एक काइंड ऑफ जो वेव्स होती है जिसकी हेल्प से टीवी और रेडियो चलता है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम करता है. और इसको अगर हम सेटअप करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा
कॉस्ट आएगी। यहाँ पे जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ करोगे उसमें जो कॉस्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ये वो चीज़ का लो कॉस्ट है। लेकिन अगर आप विंड एनर्जी को सेटअप करोगे तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पॉल्यूशन फ्री होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं करता और इनएग्जॉस्टेबल है यानी कि कभी ख़त्म नहीं होगा। डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड डिफ़िकल्ट टू हार्नेस। तो ये जो टाइडल एनर्जी होती है इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको हार्नेस करना यानी कि एक्सट्रैक्ट करना टाइडल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन न्यूक्लियर एनर्जी एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे हमें मिलती है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या होगा इसका, जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है इससे। देन बायोगैस, बायोगैस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, लो कॉस्ट, बहुत सस्ता होता है, इजी टू ऑपरेट, इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं यानी कि यूज़ कर सकते हो। एंड मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट, जो बायो वेस्ट होता है जैसे कि काऊ डंग वगैरह हो गया या फिर घर के अंदर जो पील होता है किसी सब्जी का या फिर फ्रूट्स का, वो उसके हेल्प से भी आप बायोगैस को जनरेट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस इसकी एक डिसएडवांटेज जैसे ये है कि कॉज जो करता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कॉज करता है, काफ़ी ज़्यादा वो एक तरह से एनवायरनमेंट को हार्मफुल होता है। देन जियोथर्मल एनर्जी में एडवांटेज क्या है, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, बहुत ही क्लीन होता है और इको फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट को कोई भी इससे नुकसान नहीं होता और हमेशा ही अवेलेबल होता है। देन डिसएडवांटेज ये है इसका कि काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज, सो कॉस्टली एंड टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत दूर होता है जियोथर्मल प्लांट्स जो होते हैं, इसी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, सिटीज़ की वजह से लोकेटेड होता है और इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है, इसी वजह से ये एक इसका डिसएडवांटेज है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं, जैसे हम सोलर एनर्जी पढ़ रहे थे। So many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose। तो ये जो सोलर पैनल्स होते हैं एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं, ये सिंगल सोलर पैनल भी इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन अगर किसी बड़ी जगह पे इसका प्लांट लगाया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, इसी तरह से बहुत सारे जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है एंड ये इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सारे अलग अलग पर्पस में यूज़ होती है। टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। तो ये जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सन लाइट्स होती है यानी कि सनरेज होती है, उन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि बहुत सारी सनशाइन जो होती है वहाँ पे होती है, बहुत सारी अवेलेबल होती है। Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals। तो ट्रैफिक सिग्नल्स या कम्युनिटी लाइटनिंग जो होती है यानी कि जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं उसके आसपास जो लाइटनिंग होती है वो भी किसकी हेल्प से जलाई जाती है, सोलर पैनल्स की हेल्प से जलाई जाती है। और सोलर एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, सोलर हीटर्स हो गए, सोलर कुकर्स हो गए, इन सब चीज़ों के अंदर सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर जो होता है वो काइंड ऑफ एक बॉक्स होता है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। इस बॉक्स के ऊपर एक ट्रे सी रखी जाती है जो कि ग्लास की होती है और इस बॉक्स के अंदर कुछ बाउल होते हैं और उसके अंदर सपोज़ हमें राइस को पकाना है, राइस को तो उस कुक करना है, तो उसमें क्या किया जाता है, राइस को रखा जाता है और सोलर एनर्जी यानी कि सन की हीट की वजह से वो जो राइस होते हैं वो अपने आप कुक हो जाते हैं। तो यही होता है सोलर कुकर। इसी तरह से होता है, पिक्चर आप यहाँ पे गिवन भी है, आप देख सकते हो इसमें। इसी तरह से ये होता है सोलर कुकर। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है इनएग्जॉस्टेबल है यानी कि कभी भी ये ख़त्म नहीं होगी। विंड मिल्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती है फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम immemorial. In modern times, windmills, the high-speed winds rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity। तो इलेक्ट्रिसिटी भी इससे जनरेट होती है और विंडमिल जो है बहुत ही
टाइम से यूज़ की जा रही है हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए और वाटर को अपलिफ्ट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। मॉडर्न टाइम्स में विंड मिल जो है यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से हाई स्पीड होती है, हाई स्पीड में वो रोटेट करती हैं और उसी की हेल्प से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होता है। Wind farms having cluster of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where the strong and steady winds blow। तो ये ज़्यादातर उन्होंने एरियाज़ में होती है जहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा चलती है, जैसे कोस्टल रीजन्स हो गए या फिर माउंटेन एरियाज़ हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो हवा की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और जिसकी वजह से ये जो हमें जितना स्पीड चाहिए होता है इन विंडमिल्स को वो मिल जाता है। एंड wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA, Spain are noted to be for their wind energy production। तो ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विंड फार्म्स होते हैं प्रॉपर यहाँ पे इस टाइप में होती हैं। यहाँ पे ये विंड मिल्स इस तरह से दिखती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह से उन जगहों पे इंस्टॉल की जाती है और इन की वजह से क्या होता है, एनर्जी हमें मिलती है और उसकी हेल्प से बहुत सारे डिफरेंट पर्पस में उस चीज़ को यूज़ किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर पावर। It is obtained from energy stored in nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements। ये जो न्यूक्लियर पावर होता है वो कहाँ से हमें मिलता है, ये काफ़ी स्टोर होता है न्यूक्लियाई एटम्स के अंदर जो कि नेचुरली अकर होते हैं हमारे एनवायरनमेंट। सो न्यूक्लियर पावर के जो एग्जांपल हो गए वो आपका हो गया यूरेनियम और थ्रोइयम। तो ये जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने में। ये आपका एक स्टेशन गिवन है, इसी तरह का स्टेशन होता है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर की हेल्प से क्या होता है, इन एलिमेंट्स यूरेनियम और इनकी हेल्प से क्या बनाया जाता है, न्यूक्लियर पावर को जनरेट किया जाता है। दीज फ्यूज अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। इन फ्यूल्स को काफ़ी न्यूक्लियर फिजन के एक तरह से प्रोसेस में अंडरगो यानी कि प्रोसेस किया जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, पावर को एमिट किया जाता है, पावर यानी कि जनरेट होती है। द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर USA एंड यूरोप। अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें तो इंडिया के अलावा वर्ल्ड के अंदर जो USA है और यूरोप है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं, ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर की। इंडिया के अंदर राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, दे हैव ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम एंड थ्रोइयम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़। ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं हमारे जो पावर है ये काफ़ी ज़्यादा राजस्थान और झारखंड में इनके डिपॉजिट्स हैं और लार्ज क्वांटिटीज़ में हैं। एंड मोनोसाइट साइंस ऑफ केरला, तो केरला में भी है काफ़ी ज़्यादा इनका आपको जो डिपॉजिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। पावर स्टेशन कौन कौन सी जगह पे लोकेटेड है इंडिया के अंदर, जैसे कलपक्कम हो गया जो कि तमिलनाडु में है, तारापुर हो गया महाराष्ट्र के अंदर, राणा प्रताप सागर हो गया नियर कोटा इन राजस्थान, नरारा हो गया उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में हो गया। तो ये सारी जगह है, ये सारी स्टेट्स है, इन जगहों पे क्या है, न्यूक्लियर पावर का जो है इजीली आपको वहाँ पे मिलता है। आई मीन पावर स्टेशन है वहाँ पे इन सारी स्टेट्स में। अगर हम इंडिया की बात करें, ये न्यूक्लियर एनर्जी का डायग्राम गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हीट फ्रॉम फिजन है यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से पानी गर्म हो रहा है और उसके बाद हॉट वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद टर्बाइन के अंदर जो जा रहा है और उसके बाद यहाँ से क्या जनरेट हो रही है, हीट की हेल्प से जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ एंड इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो हीट हमें अर्थ से मिलती है, ऑब्टेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हम अर्थ के अंदर जाते रहेंगे, जितने इंटीरियर पार्ट में जाते रहेंगे अर्थ के,
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेयर्स हैं, जितना ज़्यादा लेयर्स के अंदर जाते रहेंगे उतना ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा. समटाइम्स दिस हीट में surface itself in the form of hot spring and this heat energy can be used to generate power. तो कई बार ये जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से जो हीट होती है, हीट एनर्जी होती है इस इंटीरियर पार्ट में, उसकी हेल्प से क्या जनरेट हो पाता है, पावर को जनरेट किया जाता है. क्योंकि हम जितना ज़्यादा डीपर जाएंगे किसी अर्थ सरफेस के अंदर, जितना ज़्यादा नीचे के लेयर्स में जाएंगे, वो जो इंटीरियर पार्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा. तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग. तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, उसी की हेल्प से क्या हो सकता है, हम पावर को जनरेट कर सकते हैं. जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स. तो जो जियोथर्मल एनर्जी है हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में, वो बहुत ही लंबे समय से हम यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं, हीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर बाथिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि दो पिक्चर्स यहाँ पे गिवन है ए एंड बी. इसमें फर्स्ट में है जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट देख सकते हो आप, सरफेस के ऊपर है, तो इसी को हॉट स्प्रिंग बोलते हैं. जो नेचुरल हीट निकल रही है और यहाँ पे कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. यहाँ पे पानी जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है, इसकी हेल्प से क्या बना सकते हैं, हम कुक कर सकते हैं अपने खाने को. तो ये नेचुरल होता है कि हीट जो होती है जनरेट होती है हमारे अर्थ के अंदर से. आगे कंटिन्यू करते हैं. ईयर्स. यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट. अगर हम यूएसए की बात, तो यूएसए जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है उनके पास, जो कि न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका की अगर हम बात करें, यूएसए के अंदर सारी जो जगह हैं, इन सब यूएसए के अलावा जो न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है, इन सब जगहों पे बहुत सारे इस तरह के जियोथर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो ईज़िली मिल जाते हैं. और देन इंडिया की अगर हम बात करें, जो जियोथर्मल प्लांट्स है वो मणिकरण में, अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड पूगा वैली इन लद्दाख. ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग जो होता है, यानी कि पानी जो होता है और हीट की हेल्प से जो नेचुरल हीट होती है, जियोथर्मल हीट जो होती है वो नेचुरल होती है, उसी की हेल्प से वो पानी क्या रहता है, गर्म रहता है. सो नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज़ कॉल्ड टाइडल एनर्जी. जो टाइड्स की हेल्प से, यानी कि लहरों की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, टाइड्स यानी कि लहरें टाइप में आप समझ सकते हैं, जो बहुत ही पानी जो बहुत ही तेज़ी से फ़्लो करता है, उन्हें टाइड्स बोलते हैं. तो उसकी हेल्प से जो एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बोलते हैं. टाइडल एनर्जी जो होती है कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी. तो ये आप बना के, यानी कि टाइडल एनर्जी को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो डैम्स को बिल्ड करके आप इसको यूज़ कर सकते हो. और स्पेशली जैसे कि जो सी एरियाज़ होते हैं, अगर हम मुंबई की बात करें, जो सी लिंक है वहाँ का, तो उन ऐसी जगहों पे इन सब चीज़ों को, टाइडल एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हो. आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे रनिंग ट्रैफिक है और एक काइंड ऑफ ब्रिज है, और नीचे जनरेटर सा या फिर एक टर्बाइन जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है. और इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, यहाँ पे आप टर्बाइन देख सकते हैं. आप टर्बाइन क्या किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, और जनरेटर है. इसी की हेल्प से आपका जो टाइडल एनर्जी है वो क्या हो रही है, जनरेट हो रही है. During high tides, the energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dams to produce electricity. जब हाई टाइड्स होते हैं, यानी कि जब लहरें काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, एनर्जी उसकी हेल्प से क्या होता है, टर्बाइन को एक तरह से इंस्टॉल करने में, यानी कि चलाने में, यानी कि उसको स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. और उसी की हेल्प से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. रशिया, फ्रांस या गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें,
इंडिया के अंदर, क्योंकि रशिया और फ्रांस तो बाहर की कंट्रीज़ हो गई, अगर गल्फ़ ऑफ कच्छ की बात करें जो कि इंडिया के अंदर है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स मिल जाएंगे, जहाँ पे टाइडल एनर्जी की हेल्प से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोगैस। बायोगैस बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक होती है, इसकी हेल्प से जो हम एक तरह से खाद हम जो यूज़ करते हैं बहुत ही नेचुरल होती है, और अगर उस खाद को, बायोगैस को हम डिफरेंट वेजिटेबल्स और प्लांट्स को ग्रो करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बायोगैस जो होती है ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाई जाती है, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल मटेरियल्स हो गया और एनिमल डंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें भी कन्वर्ट की जा सकती है किसमें, गैस फ्यूल में, यानी कि बायोगैस बनाने में। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोगैस बोलते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस डाइऑक्साइड। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो डिकम्पोज किसके द्वारा किया जाता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और उसकी बाद क्या होता है, जो भी मिक्सचर होता है विच इज़ एसेंशियल अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मिक्सचर होता है किसका, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस इज an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure each year। तो बायोगैस जो होता है बहुत ही एक्सीलेंट फ्यूल होता है, उसकी हेल्प से हम कुकिंग कर सकते हैं, लाइटनिंग कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर वो हर साल एक तरह से हमें मिलता है, क्योंकि बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए काउ डंग, एनिमल मटेरियल या फिर किचन वेस्ट जो होता है, इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है एक बॉक्स टाइप में। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे बायोगैस का एक प्लांट है, जैसे कि एक टैंक टाइप में होता है, इसमें एक यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो भी सामान है वो डाल सकते हैं, और उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी एक तरह से एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती है, पॉल्यूशन नहीं होता है। और ये जो सारी चीज़ें इसमें डाली जाती है, एनिमल डंक हो गया, एनिमल मटेरियल हो गया, या किचन वेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, और उसी की हेल्प से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। और ये जो वेस्ट बचता है वो मैन्योर होता है, वो आप किस तरह से फर्टिलाइज़र्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपको खाद चाहिए, और बहुत ही ऑर्गेनिक खाद होती है, यानी कि इसमें कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, हमारी जो वेजिटेबल्स ग्रो होंगी या फिर हमारी जो फ्रूट्स ग्रो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज़ कॉस्टली। तो एनर्जी हमारे हर तरफ है, हमारी चारों तरफ है, लेकिन इस एनर्जी को हमें बनाना या फिर उस प्रॉपर टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको यूज़ करना वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और क्या हो जाता है, कॉस्टली भी हो जाता है। डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो एनर्जी को हम अगर ना वेस्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। एंड एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। जितना आप एनर्जी सेव करोगे, एक तरह से वो एनर्जी आप क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, टाइडल प्लांट्स आप लगा रहे हो या सोलर एनर्जी प्लांट आप वो प्लांट्स को लगा रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो ही आप जनरेट करोगे। नहीं, अगर आप एनर्जी सेव कर रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, एनर्जी को जनरेट कर रहे हो। एक्ट नाउ एंड बिग ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। क्योंकि आज अगर आप एक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हो सकता है हमारे पास जो एनर्जी है ये हमारे पास ना हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज so that we can also use all those natural resources in our future. So ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।